ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्टेंस मैंने आपको बताया था टोटल पाथ ट्रेवल होता है, और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब इन दोनों में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस जो होती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू होती है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। हम जानते हैं डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल। मान लो हमारे पास ये कोई पॉइंट ए है और ये हमारे पास कोई पॉइंट बी है। अगर मैं ए से बी की बात करूं तो ये हो जाएगी हमारी डिस्टेंस ए से बी के बीच की। लेकिन अगर मैं ए और बी को डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूं तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्टेंस और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो आप इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हो डिस्टेंस जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। अब कोई भी केस ले लीजिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी केवल एक केस को छोड़ के। एक ऐसा केस होता है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल करता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन रिवर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किए बिना, उस केस में डिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। तो आपको याद रखना है डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। अब आगे मूव करते हैं बच्चों। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट, अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, आपको कहा जाए कि आप 3 मीटर ईस्ट में गए हो और 4 मीटर आप नॉर्थ में गए हो। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। आपसे पूछे आपकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है। तो डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस होगी 3 + 4 7 मीटर। बट अगर आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करोगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा ए और सी के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ए और सी के बीच शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ए और सी को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, दिस इज ओवर डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √25 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, ए से सी, और डिस्टेंस क्या है हमारी ए बी प्लस बी सी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मान लो हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ है, क्वेश्चन 2। मान लो हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मान लो ए पर है, पहले ए से वो बी गया है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। इस सर्कल की रेडियस आर है, इस सर्कल की रेडियस क्या है, आर है। आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ये पहला। सेकेंड आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी, ए एंड सी।
और थर्ड आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू ए। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे पूछा गया है जब कोई पार्टिकल ए से बी तक जाता है तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दूसरा आपसे पूछा गया है जब कोई पार्टिकल ए से सी तक जाता है तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर थर्ड आपसे पूछा गया है अगर कोई पार्टिकल ए से चलकर ए पर ही वापस आ जाता है तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फर्स्ट का आंसर हम सोल्व करते हैं। तो आप एक बात बताओ बच्चों, ये क्या है, ए टू बी क्या है, सर्कल का 1/4 पार्ट। ए टू बी क्या है, सर्कल का 1/4 पार्ट। आप जानते हो ये एक सर्कल है और सर्कल की जो टोटल लेंथ होती है वो क्या होती है, उसकी सरकमफ्रेंस। टोटल लेंथ कितनी होगी 2πr और ये कितना पार्ट है 1/4, तो 1/4 की कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 2πr अपॉन में 4 πr/2। ओके, जो भी यूनिट दे रखी होगी, अगर मीटर में है तो मीटर ले लेंगे, अगर ये मीटर है तो ये हम मीटर ले लेंगे। ओके, अब हमसे नेक्स्ट पूछा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ए और बी को आप डायरेक्ट मिला दो। अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगी रेडियस, ये भी क्या होगी रेडियस। अब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो ए और बी के बीच, डायरेक्ट पाइथागोरस लगा के, ये हो जाएगा हमारे पास आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सोल्व करने पे आ जाएगा √2r मीटर। ओके, सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड, अब हमसे डिस्टेंस पूछिए कितने तक, ए से सी तक। ए से सी में कितना होगा, 1/4 पार्ट ये 1/4 पार्ट ये, πr/2 ये वाली डिस्टेंस, πr/2 ये वाली डिस्टेंस। तो हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, ये हो जाएगी πr/2 प्लस πr/2, ये हो जाएगी πr मीटर। देखो बच्चों, ए से सी तक ये सेमी सर्कल बन जाएगा और सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है πr। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है ए और सी के बीच डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ए और सी को आप डायरेक्ट मिला दो। ए और सी को आप क्या करो, डायरेक्ट मिला दो। अगर ये आर है तो ये भी क्या है आर, तो टोटल कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ए और सी के बीच 2r, r प्लस r 2r मीटर। थर्ड आता है हमारे पास, थर्ड केस है अगर मान लो कोई पार्टिकल ए से चला है ए पर ही वापस आ गया तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस चला है पार्टिकल तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2πr मीटर। और व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जिस पॉइंट पे आप चले थे वहीं पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 मीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से आप नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास मान लो कोई व्हील है, ये हमारे पास क्या है एक व्हील है जिसकी रेडियस है r। व्हील है ये हमारे पास जिसकी रेडियस क्या है r। यहां पर कोई पॉइंट P है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, P पॉइंट की फर्स्ट पोजीशन। आपसे पूछा गया है आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, जब ये व्हील अपना हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मान लेते हैं हाफ रिवॉल्यूशन के बाद पॉइंट P हमारा कहां जाएगा, यहां जाएगा 2 पोजीशन पे। ये 1 पोजीशन है पॉइंट P की, ये पोजीशन 2 है। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है,
फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। आंसर देखिए बच्चों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप पहले वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करना। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें बताना है पॉइंट पी हमारा पहले यहाँ पे है। जब ये व्हील अपना हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो इस पॉइंट पी की जो पोजीशन होगी ये होगी। आपको बताना है पॉइंट पी कितना डिस्प्लेसमेंट चला, आपको पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखो अगर कोई व्हील एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, आप खुद सोच के देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई व्हील है और ये व्हील अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, आप ये मान लो यहां से ये स्टार्ट होगा व्हील, अगर ये अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो आप देखो एक रिवॉल्यूशन में जब ये एक रिवॉल्यूशन करेगा तो आप मुझे बताओ ये वाला पॉइंट वहीं से वहीं पे दोबारा आ गया। देखो जब ये अपना एक रिवॉल्यूशन करेगा तो क्या टच होती है, सर्कमफ्रेंस। तो वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील, डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील, ट्रेवल बाय व्हील। व्हील कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 पाई आर। कितनी ट्रेवल करता है बच्चों, 2 पाई आर। तो हाफ रिवॉल्यूशन में कितनी हो जाएगी, पाई आर। एक रिवॉल्यूशन में कितनी करता है, 2 पाई आर। जब व्हील अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी, यहाँ जो कॉन्टेक्ट में लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 2 पाई आर। लेकिन हाफ रिवॉल्यूशन में पाई आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों पाई आर, हाफ रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस जो कांटेक्ट में आई। अब हमें 1 और 2 के बीच डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो बच्चों मैंने बताया है जहां से आप चले हो, जहां तक गए हो, उनको डायरेक्ट मिला दो, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, P1 और P2 को क्या करेंगे, डायरेक्ट मिला देंगे। ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस हमें पता लग गई, व्हील कितना चला है, पाई आर चला है लीनियरली। और आप ये जानते हो अगर रेडियस r है तो ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, हाइट 2r, r प्लस r 2r। अब हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। हम पाइथागोरस यूज करके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा P1 से P2 ये हो जाएगा रूट ओवर पाई r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। तो देखो बच्चों पाई r का स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन आएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4, r स्क्वायर यहाँ कॉमन आ जाएगा, r रूट से बाहर आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4 यूनिट। ओके, ये थी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड। तो देखो बच्चों अब तक हमने डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड होती है रेट ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ डिस्टेंस का मतलब है एक सेकेंड में आप कितनी डिस्टेंस चलते हो। अब तक हमने डिस्टेंस पढ़ा था तो टाइम के रेस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो स्पीड हमारा हो जाता है एक सेकेंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। आप मिनट के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हो, आवर के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हो। मैं एसआई सिस्टम में बात कर रहा हूँ, तो एसआई सिस्टम में हम एक सेकेंड के रेस्पेक्ट में ही मेजर करते हैं। तो स्पीड हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम। जब टाइम हमारा 1 सेकेंड होगा, जब टी हमारा 1 सेकेंड होगा, उस समय आप कितनी डिस्टेंस जाते हो, वही होती है हमारी स्पीड। अगर यूनिट में चर्चा करें, यूनिट क्या होती है बच्चों, तो डिस्टेंस को आप मेजर करते हो मीटर में, टाइम को मेजर करोगे किसमें, सेकेंड में। तो यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट
डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं रिप्रेजेंट करने का, मीटर के लिए जहां लेंथ दिखे वहां पे आप क्या यूज करोगे? एल, और जहां पे टाइम दिखे वहां पे क्या यूज करोगे? टी। आपको याद रखना है, मैं साइड में लिख देता हूं। अगर मास दिखता है, मास के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल एम, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल एल, टाइम के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल टी। जब भी आप डायमेंशन फॉर्मूले लिखोगे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनके अंदर उनके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले को। ये चैप्टर डायमेंशन फॉर्मूले वाला मैं आपको सबसे एंड में करवाऊंगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूले यूज होते हैं और फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आप डायमेंशन निकाल नहीं सकोगे। तो इस चैप्टर को हम लास्ट में कवर करेंगे, लेकिन जितना हमें रिक्वायर्ड होगा मैं आपको चैप्टर में बताता चलूंगा। तो मीटर के लिए हम यूज करते हैं एल, और जहां भी टाइम दिखेगा वहां पे यूज करेंगे टी, और जो इनकी पावर होगी वो एज इट इज रहेंगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे मास नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो m0 L1 T-1, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, क्वांटिटी कैसी है, ये कैसी क्वांटिटी है। तो देखो बच्चों, हम किसको मेजर कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस को। डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है, तो स्पीड की भी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होगी तो क्वांटिटी कैसी होगी? स्केलर। तो ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया है क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या स्पीड कभी नेगेटिव होगी? नहीं होगी। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अब बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड पे। हालांकि टाइप में एवरेज स्पीड हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। टाइप ऑफ स्पीड, टाइप्स पे हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म स्पीड की, यूनिफॉर्म स्पीड की, यूनिफॉर्म स्पीड की, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड होती है इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time। देखो बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम में। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई पार्टिकल 2 सेकंड में 3 मीटर जाता है, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में भी वो कितना जाएगा? 3 मीटर। उससे नेक्स्ट 2 सेकंड में भी वो कितना जाएगा? 3 मीटर। उससे नेक्स्ट 2 सेकंड में भी कितना चलेगा? 3 मीटर। या आप ये कह सकते हो 2 सेकंड में 3 मीटर है तो 4 सेकंड में 6 मीटर। तो ये हमारा एग्जांपल हो जाता है किसका? यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। मान लो आपके सामने से कोई बाइक गुजरी, तो जब आप ये बोलते हो यार इस बाइक की स्पीड इतनी है, 80 की स्पीड से जा रही है बाइक, उस समय आप उस इंस्टेंट की बात कर रहे हो। जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हो, जब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हो, उस समय जो स्पीड होती है उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब आपका टाइम टेंड्स टू 0 हो, जब टाइम 0 को टेंड करे और आप उस समय स्पीड की बात करो, वो स्पीड क्या होगी? हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, इसको आप नोट किए। नेक्स्ट मूव करते हैं एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहां से क्वेश्चन जनरली आ जाता है, थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल आ जाता है इस टॉपिक से, तो आपको अच्छे से समझना है एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आखिर एवरेज स्पीड है क्या? देखो बच्चों, जब आप अपने घर से मान लो सिटी में जा रहे हो और बाइक से जा रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या होगी? स्टार्टिंग में 0, फिर 10 होगी, फिर कुछ समय के लिए 20 होगी, फिर कुछ टाइम के लिए 40 होगी, कुछ टाइम के लिए 60 होगी, कुछ टाइम के लिए 80 होगी। तो इन सभी स्पीड को कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू बता देना, सिंगल स्पीड से अपने पाथ को रिप्रेजेंट करना, वो होगी एवरेज स्पीड। जैसे मान लो आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से तो आए हो, लेकिन आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछे कि आपकी स्पीड क्या थी, आपने उसको बोल दिया यार ऑन एन एवरेज 50 की स्पीड थी। इसका मतलब है हर एक इंस्टेंट पे जहां से आप चले थे, जहां तक आप गए हो, उस हर एक इंस्टेंट पर आपकी स्पीड कितनी है? 50। ओके, तो एवरेज स्पीड होती है हमारी वो सिंगल वैल्यू जो पूरे पाथ को रिप्रेजेंट कर देती है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? मान लो हमारे पास कोई पाथ है, ए से आप ए से बी गए, आपने मान लो x1 डिस्टेंस ट्रेवल की ए से बी v1 की स्पीड से, बी से सी आपने डिस्टेंस ट्रेवल की x2 v2 की स्पीड से, सी से डी आप गए हो x3 डिस्टेंस v3 की स्पीड से। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। x1 डिस्टेंस में आपकी v1 स्पीड थी, x2 में v2 थी, x3 में v3 स्पीड है। अब आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आप सभी जानते हो बच्चों, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अगर मैं ए से डी की बात करूं तो ए से डी के बीच टोटल डिस्टेंस क्या होगी? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम ए से डी का आपको डायरेक्ट तो दिया नहीं होगा, आपको ए से बी का टाइम निकालना पड़ेगा, मान लो t1 है, बी से सी का निकालना पड़ेगा, मान लो t2 है, सी से डी का निकालना पड़ेगा, मान लो t3 है। तो मान लेते हैं ए से बी का टाइम है हमारा t1, ये टाइम है t2, और सी से डी का हमारा टाइम है t3। ओके, अब आपको क्या करना है? t1 प्लस t2 प्लस t3। बट बच्चों अगर हमें ये टाइम गिवन ना हो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको स्पीड दे रखी हो, डिस्टेंस दे रखी हो, तो आपको टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप सभी जानते हो स्पीड जो होती है हमारी स्पीड, ये किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमें टाइम निकालना है, टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो आप t1 निकालोगे तो t1 के लिए डिस्टेंस क्या है? x1, और स्पीड क्या है? v1। t2 निकालो इसी तरह x2, स्पीड क्या है? v2, x3, v3। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड दे रखा हो तो टाइम आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, लेकिन इसमें दो स्पेशल केस आते हैं और मोस्टली उन स्पेशल केस पे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो फर्स्ट स्पेशल केस फर्स्ट, स्पेशल केस फर्स्ट। तो स्पेशल केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल केस फर्स्ट में क्या है? अगर आप ए से डी जा रहे हो और आप जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड से वो इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, अगर x1
बराबर हो x2 के बराबर हो x3 के। इस तरह से जितनी भी स्पीड हो, अगर ये सारी बराबर हो, अगर x1 बराबर हो x2 के बराबर हो x3 के, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर ये आपस में बराबर हो, तो एवरेज स्पीड जो हम निकालेंगे, तो आपको याद रखना है एवरेज स्पीड हमारी आएगी n अपॉन में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/vn। ये होगी हमारी एवरेज स्पीड। अगर हमारा n, देखो n क्या होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं n क्या होता है। n होता है नंबर ऑफ स्पीड्स। अगर आपको 2 स्पीड दे रखी है तो n2 हो जाएगा, 3 दे रखी है तो n3 हो जाएगा, 4 दे रखी है तो n4 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, फॉर n इक्वल्स टू 2, फॉर n इक्वल्स टू 2, जब n हमारा 2 के इक्वल होगा उस समय v एवरेज कितना होगा, 2 अपॉन में 1/v1 प्लस 1/v2। इसको सोल्व कर बच्चे एलसीएम लेके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन में v1 प्लस v2 बाई v1 v2, और v एवरेज हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आता है, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। तो स्पेशल केस फर्स्ट आपको याद रखना है, जब हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर होगी उस समय आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करोगे। अगर आप इसको यूज करते हो तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, आया इसी से है बट ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, यहां से आपका रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम n की वैल्यू 3 आ सकती है आपके एग्जाम में। मोस्टली क्वेश्चन 2 का ही आता है, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 3। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं आपसे कह रहा हूं आप दिल्ली से या रेवाड़ी से दिल्ली गए हो, रेवाड़ी से दिल्ली गए हो और फिर दिल्ली से रेवाड़ी आ गए, तो देखो बच्चों क्या हमारा ये वाला केस अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। रेवाड़ी से दिल्ली गए हो v1 स्पीड से, मान लो x डिस्टेंस है, दिल्ली से रेवाड़ी आए हो v2 स्पीड से, बट डिस्टेंस क्या है इस समय भी, x ही है। तो जब आपकी डिस्टेंस सेम होगी तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। ओके, केस नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, इसको आप नोट करो। केस 2, केस 2 क्या है बच्चों, केस 2 है जब आपसे ये कहा जाए कि ऑब्जेक्ट गिवन टाइम के लिए इतनी स्पीड से चलता है। फॉर एग्जांपल, जब आपको टाइम सेम दिया जाए, आपको कहा जाए मान लो कोई ऑब्जेक्ट 2 घंटे के लिए v1 की स्पीड से गया है, नेक्स्ट 2 आवर के लिए वो v2 की स्पीड से गया है, नेक्स्ट 2 आवर के लिए वो v3 की स्पीड से गया है, उस समय ये केस अप्लाई करना है। जब आपको इक्वल टाइम दिया जाए, जब क्वेश्चन में कहा जाए कि, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट 10 मिनट्स में ऑब्जेक्ट v1 की स्पीड से जा रहा है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में v2 की स्पीड से जा रहा है, उससे नेक्स्ट 10 मिनट में v3 की स्पीड से जा रहा है, उस समय आपको ये केस अप्लाई करना है, जब टाइम सेम हो हर एक स्पीड के लिए। तो अगर t1 हमारा बराबर हो किसके, t2 के बराबर हो t3 के, इस तरह से सारे टाइम हमारे बराबर हो, तो v एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे v1 प्लस v2 प्लस vn बाय n। ये हमारा फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड निकालने का। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर में यही ओवर करता हूं, कल मैं इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा और वेलोसिटी डिस्कस करूंगा। थैंक यू।